Hello student, welcome again UPSC NCERT and static portion. Today we are going to start chapter number 9 of history NCERT of class 6. So please be with us 20 to 25 minutes and we will cover all the related topics in this chapter. The chapter name is New Empire and Kingdom. These videos of NCERT series, particularly those students who have not studied about NCERT and want to know more about NCERT. Video also important for student of class 6th and want to crack more marks in their subject. Okay. Some keywords. The chapter name is New Empire and the Kingdom. अब न्यू एम्पायर और किंगडम के बारे में पढ़ना है अपन को, और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कीवर्ड है वो आप देख सकते हैं। प्रशस्ति, आर्यावर्त, दक्षिणापथ, जीनियोलॉजी, हेरिडिटरी ऑफिसर, सामंत, असेंबली एंड नगरम। दीज आर सम कीवर्ड वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपको लगता है कि सर धीरे पढ़ा रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ी स्पीड में वीडियो को देखें, या फिर अगर डाउट है तो आप कमेंट में मुझे पूछिए, ठीक है। किसी के मन में ये भी डाउट है कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी पुरानी है। देखिए, एनसीईआरटी पुरानी नहीं है, आप देख सकते हैं नीचे रैशनलाइज 2023-24, ठीक है। ये एनसीईआरटी अभी जो 2023-24 के अंदर रैशनलाइज हुई है, या फिर इसी सन के अंदर क्या कहेंगे उसको, अपडेट हुई है, ठीक है। तो मैंने थंबनेल के ऊपर भी लिखा है कि 2023 अपडेटेड हिस्ट्री। इसका मतलब यही है कि आपको जो हिस्ट्री जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो, या फिर कोई भी एनसीईआरटी में पढ़ाऊँगा, वो न्यू होगी, अपडेटेड होगी। नेक्स्ट मूव ऑन, चैप्टर नंबर 9, न्यू एम्पायर एंड किंगडम। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप अगर बने रहिए चैप्टर के साथ में तो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब अरविंद प्लेज ए किंग, ठीक है। अरविंद को एक प्ले मिला है किंग के रूप में करने के लिए। कोई नाटक स्कूल के अंदर हो रही है, ठीक है, कोई प्रोग्राम होते रहते, ठीक है। तो उसके अंदर अरविंद को किंग का रोल निभाना उस नाटक के अंदर। तो अरविंद को बोला गया है कि आपको अच्छे से कपड़े पहन के और बड़ी बड़ी मूंछें बढ़ा के उनके ऊपर वो मूंछों को क्या करता है, मरोड़ना, ये सब काम करना है, ठीक है। और हाथ में क्या लेके, तलवार वगैरह लेके आपको एक वीणा बजाते हुए उसकी क्या है, कोई पोइट्री वगैरह उसको उच्चारण करना है, ठीक है, रिसाइट करना है। तो ये सब किस राजा ने किया था उसके बारे में हम पे पढ़ना है, ठीक है। ये सब समुद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है, समुद्रगुप्त। तो आपको इस प्रकार से देखना है कि न्यू एम्पायर कैसे बने, किंगडम क्या थे, राजा कैसे शासन करते थे, उनका क्या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या रोल होता था, ठीक है, और उनके बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती, इन सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अरविंद का जो क्वेश्चन से लाजमी है, बनता भी है कि जो राजा है वो आखिर ये सब क्यों करते थे, या फिर ये करने का क्या उद्देश्य होता था इनका, ठीक है। अब राजा के बारे में हमें जो पता चलता है वो प्रशस्ति से चलता है, ठीक है। ये है प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस। प्रशस्ति क्या होती है और वो हमें क्या बताती है, इसके बारे में पहले हमें पढ़ना है। प्रशस्ति आपने अगर नहीं देखी होगी, ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके दिखा दूँ, ठीक है। एक प्रीवियस सेशन में हमने इंस्क्रिप्शन पढ़ा था। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कोई पत्थर उठाओ और राजा के द्वारा उस पत्थर के ऊपर जानकारी, जैसे कि इंडिया के अंदर होती है, सड़कों के ऊपर लिखी हुई होती है कि यस नेक्स्ट टू न्यू दिल्ली, ठीक है, नेक्स्ट टू मध्य प्रदेश। ऐसे कुछ इम्पोर्टेंस जो नोटिफिकेशन होते हैं या फिर कह सकते हैं सिंबल्स होते हैं, वो सड़क के राइट लेफ्ट साइड में दर्शाए जाते हैं। उसी प्रकार राजा का जब साम्राज्य स्टार्ट होता तो इंस्क्रिप्शन के द्वारा राजा जानकर देता था कि ये साम्राज्य मौर्य साम्राज्य है और इनके राजा समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त है, वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है, या फिर गुप्त साम्राज्य या फिर अशोक राजा है।
इस प्रकार से जो भी राजा होते थे उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी उन पत्थरों के ऊपर लिखे हुए कुछ वर्ड्स से मिलती थी, उसको बोलते थे हम इंस्क्रिप्शन। लेकिन प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति एक कह सकते हैं कि इंस्क्रिप्शन का ये पार्ट है, उसको एक प्रेज के रूप में, जैसे कि एक संस्कृत वर्ड है और मीनिंग इन प्रेज ऑफ, ठीक है। अब ये तो होती थी, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है पत्थरों पर लिखी हुई जानकारी। जब इंस्क्रिप्शन किसी की प्रशंसा करते हुए लिखी जाती है तो उसको बोलते हैं हम प्रशस्ति। आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस पता चला होगा कि इंस्क्रिप्शन का पार्ट ही है एक प्रशस्ति, लेकिन जब इंस्क्रिप्शन किसी की प्रशंसा करते हुए लिखा गया है तो वो बनता है प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है, ठीक है। समुद्र गुप्ताज प्रशस्ति, आपको पता है कि गुप्ता पीछे लगा हुआ, तो किन साम्राज्य या फिर किस एम्पायर की बात हो रही है? वो गुप्ता एम्पायर की बात हो रही है। समुद्र गुप्ताज प्रशस्ति, द पोइट प्रेज्ड द किंग इन ग्लोविंग टर्म, ठीक है, एज ए वॉरियर, एज ए किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल्स, हु वाज लर्नड एंड द बेस्ट ऑफ द पोइट्स। आप देख सकते हैं कि जो कवि है या फिर वो पोइट है जो प्रशस्ति को लिख रहा है, वो राजा के बारे में क्या क्या कह सकते हैं कि प्रशंसा कर रहा है कि राजा एक वॉरियर है, राजा ने काफ़ी सारे बैटल के अंदर जीत हासिल की है और वो बेस्ट पोइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। द प्रशस्ति वाज कंपोज्ड इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस। आप देख सकते हैं कि प्रशस्ति की एक जो बड़ी खासियत है कि वो बड़ी बड़ी सेंटेंस में लिखी जाती है। अगर आप मानिए कि जैसे कि आपको कह दिया जाए कि किसी की प्रशंसा करना है, तो प्रशंसा हमेशा खुल के होती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि प्रशंसा थोड़ी बहुत हो जाए, प्रशंसा खुल के होती है तो बड़ी बड़ी लाइन में, ऑब्वियस बात है कि वो लंबी लाइन में लिखी जाएगी, ठीक है। तो उसको प्रशस्ति के हिसाब से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त, जो ये अरविंद है, ये किसका प्ले कर रहा था? समुद्रगुप्त, क्योंकि वो वीणा बजाने का शौकीन था और वो कभी कभार क्या है कह सकते हैं कि वो कविताएं भी गाता था। समुद्रगुप्ता द वॉरियर। आप प्रशस्ति के बारे में मैंने बोला है, तो प्रशस्ति के ऊपर क्या लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं। हुज बॉडी was most charming, being covered with the plenteous beauty of the marks of hundreds of scars caused by battle axe। देख सकते हैं कि उनकी बॉडी चार्मिंग है और उनके जो बॉडी के ऊपर प्लेंटियस मतलब इनफ मात्रा में घाव वगैरह है या फिर उनके निशान है, जैसे कि जो युद्ध के अंदर लड़े हुई बैटल के अंदर एक्सेस, जो कुल्हाड़ियाँ होती है, भाला होता है, एरो, स्पाइक्स, ठीक है, स्पीयर्स, ठीक है, इस प्रकार से डार्ट, स्वॉर्ड, आयरन कप्स, ठीक है, जेवलिन, इस प्रकार से आप देख सकते हैं इन सब की निशान है, ठीक है। इन सब इतने सारे जो वेपन्स है समुद्रगुप्त की बॉडी के ऊपर, ये सब के सब इनके निशान है। इस प्रकार से जो बॉडी है एकदम चार्मिंग सी फील होती है, ठीक है, काफ़ी ग्लोइंग बॉडी है, ठीक है। तो आपको अगर आप उस टाइम के अंदर रह रहे होते तो आपको लगता कि यस, हमारा जो राजा है इतना वॉरियर टाइप में है, उनको कुछ भी नहीं होता, कह सकते हैं कि वो किसी भी कह सकते खतरे से बचने के लिए या फिर खतरे को टालने के लिए वो एकदम रेडी है, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन, द किंग हु प्लेड द वीणा। अब आप देख सकते हैं कि जो राजा है समुद्रगुप्त है वो वीणा का शौकीन थे और वीणा बजाते थे। तो राजा जो वीणा बजाया उनके बारे में ये जो देख सकते हैं सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है, कॉइन्स से, ठीक है। सम अदर्स क्वालिटीज ऑफ समुद्रगुप्तास आर शोन ऑन कॉइन्स एज द वन वेयर इज शोइंग प्लेइंग वीणा। देख सकते हैं कि जो वीणा बजा रहे वो क्वालिटी इन सिक्कों के माध्यम से दिखाई गई है और हमें इनकी जानकारी मिलती है सिक्कों से। नेक्स्ट मूव ऑन, हरिसेना डिस्क्राइब्स 4 different kinds of rulers and tells us about समुद्रगुप्ता's policy towards them। देख सकते हैं कि जो एम्परर कौन है, बड़ा साम्राज्य लेंगे, एम्पायर लेंगे, तो एम्पायर के अंदर होता है एम्परर, ठीक है, जो क्या है एम्पायर को पूरा संभालता है। लेकिन जो छोटे मोटे राजा है उनकी क्या कंडीशन है, उनके प्रति जो समुद्रगुप्ता की क्या पॉलिसीज रही है या फिर कह सकते हैं कि उनकी क्या अस्तित्व या फिर क्या स्थिति थी,
उस टाइम के अंदर, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कस किसके थ्रू हो रहा है, ये हरिसेना ने, जो हरिसेन है उसने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो उसके थ्रू हम उसी का ही उच्चारण या फिर कह सकते हैं उसके थ्रू हम इसको देखने जा रहे हैं, द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त। देख सकते हैं कि एक आर्यवर्त नाम से रूलर्स है, ठीक है, या फिर आर्यवर्त नाम से एक एरिया है, उसके जो रूलर्स है, द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप। आप देखेंगे कि मैप आपको देख सकते हैं जो ग्रीन शेडेड है, ये देखिए, ये आर्यवर्त लिख सकते हैं यहाँ पे आर्यवर्त। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्यवर्त इस एरिया को कहते हैं जो प्रयाग और पाटलिपुत्र के आसपास है, ठीक है, कन्नौज वगैरह उनके आसपास है, ग्रीन। और हियर देयर वर 9 रूलर, यहाँ पे क्या है, 9 रूलर थे, ठीक है, 9 मतलब 9 राजा थे, हु वर अप्रूडेड, उनको क्या है उखाड़ के फेंक दिया गया, ठीक है। देयर किंगडम्स वर मेड ए पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर। देख सकते हैं कि जो एम्पायर है वो पाटलिपुत्र से, कह सकते हैं ये रहा पाटलिपुत्र। अब यहाँ से कोई अगर एम्पायर बनता है तो वो आसपास का जो एरिया है वो तो एक्वायर्ड करेगा ही, ठीक है। तो वो आसपास के जो 9 रूलर थे उनको उखाड़ के फेंक दिया और उनका जो साम्राज्य या फिर वो कह सकते हैं कि जो राज्य का ज्योग्राफिकल एरिया था उसको एम्पायर के अंदर मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आर्यवर्त का एरिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है द रूलर ऑफ दक्षिणापथ। अब दक्षिणापथ हमने कल भी पढ़ा था, दक्षिणापथ का मतलब ये होता है, ठीक है, दक्षिण की साइड में, यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। इस एरिया का जो कह सकते हैं कि रेड डॉट के अंदर लिखा हुआ, ये भी, ये देखो दक्षिण के पथ के अंदर ही है, ठीक है, इस एरिया का। तो इस एरिया का राजाओं के साथ में क्या हुआ, देखिए, हियर देयर वर 12 रूलर्स, जो 12 राजा थे, सम whose capitals are marked with red dots in the map. They surrendered to the Samudragupta after being defeated and then allowed them to rule again. अब इनके साथ क्या हुआ, जब ये जो पाटलिपुत्र से सेनाएं वगैरह गई इस दक्षिणापथ के राजाओं के पास, तो इन्होंने काफी ने तो क्या किया, सरेंडर कर दिया। और सरेंडर भी कब करते हैं, जब इनकी जो युद्ध में क्या होती है, हार होती है। अब हार होएगी, सरेंडर करेंगे, सरेंडर करने के बाद क्या करेंगे, वो इनके अंडर में आएंगे। तो जो रेड डॉट के आसपास जो भी एरिया आपको दिख रहा है वो ये शो करता है कि ये जो पर्टिकुलरली जो एरिया है इनडायरेक्टली रूप से किसके द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा ही रीन होता था, शासित होता था, वो राजा उनके अंडर में थे, ठीक है। तो दक्षिणापथ का हो गया काम तमाम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट। अब देख सकते हैं कि इनर सर्कल वो किस रंग के हैं, वो पर्पल कलर में आप देख सकते हैं। ये सर्कल, ये वाला सर्कल, ये राजा, ये वाला एरिया तो किसका हो गया, ये वाला इतना एरिया तो हो गया पाटलिपुत्र या फिर मगध एम्पायर का हो गया, ठीक है। अब देख सकते हैं कि ये जो पाटलिपुत्र से ये जो सर्कल या फिर पर्पल कलर के अंदर है, इसके अंदर काफ़ी थानेश्वर है, यहाँ पे असम है, ठीक है। देख सकते हैं कि नेपाल वगैरह इसका एरिया आता है, ठीक है। कोस्टल बंगाल है, ठीक है, नेपाल है, ए नंबर ऑफ गण संघ, ठीक है, गण वगैरह संघ वगैरह थे, जैसे कि लिच्छवी थे, ठीक है। तो इस प्रकार जो एरिया था वो उस उनके साथ क्या हुआ, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट का, ठीक है। दे ब्रोड ट्रिब्यूट्स एंड फॉलोड ऑर्डर एंड अटेंडेड हिज कोर्ट। इन्होंने क्या किया, देखिए, इन्होंने ये क्या, ये जो राजा है पाटलिपुत्र से जो साम्राज्य की स्थापना हुई समुद्रगुप्त के द्वारा, ठीक है, इनके साथ जो रिश्ते थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि इनके साथ ये कोर्ट में या फिर राजा की कचहरी के अंदर उपस्थित होते थे, उनको गिफ्ट वगैरह दिया करते थे, उनके साथ रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश करते थे, ना कि वो युद्ध लड़ने की कोशिश करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कुल मिला के ये इंडिकेट होता है कि समुद्रगुप्त के सामने कोई भी भिड़ने को तैयार नहीं था। और नेक्स्ट जो राजा है, द रूलर नंबर 4, वो क्या है, आउटलाइंग एरिया। आउटलाइंग एरिया मतलब जो राजा के, जो राज्य के आसपास कहीं है भी नहीं, उनका जो मार्क है ब्लू कलर के अंदर, मैप के अंदर मार्क किया हुआ है। देखिए ब्लू कलर में एक तो श्रीलंका का एरिया है, ठीक है, आउटर स्टेट, ठीक है। एक जो अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान साइड का जो है वैशाली भी यहाँ का, वैशाली नहीं, वल्लभी एरिया भी यहाँ एक आउटडेटेड कह सकते हैं आउटलाइन एरिया है, ठीक है।
तो उसके अंदर क्या होता था, इन्होंने क्या, कुषाण और शक का एरिया था श्रीलंका, हु सबमिटेड हिम एंड ऑफर डॉटर इन मैरिज। तो इन्होंने क्या किया कि आक्रमण से बचने के लिए राजा को क्या किया, या तो उन्होंने गिफ्ट को प्रेषित किया या फिर गिफ्ट क्या, या उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजाओं को अपनी जो बेटी है उनको शादी का ऑफर दिया कि यस कि आप हमारे घर में संबंध बनाइए, अगर आप संबंध बना देते तो आप कैसे उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ न कुछ बहाने बनाते थे। तो आप देख सकते हैं कि ये तो पूरा का पूरा अपरूटेड हो गया था, इन्होंने हार मान ली थी और इन्होंने अच्छे रिश्ते बनाने के लिए गिफ्ट वगैरह या फिर ट्राइब्यूट भेंट किया, ठीक है। कोर्ट में भी उपस्थित होते थे, सेना की जरूरत होती तो सेना भी देते थे, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल होते हैं ये वाले, तो इन्होंने रिलेशन, फैमिली रिलेशन कह सकते हैं, वो बेटर करके इनके साथ में संबंध अच्छे किए। अब बात करते हैं जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी की जो सिंपल टर्म होता है कि आप वंशज या फिर वंश क्या है, ठीक है, वंश के बारे में आप बताइए, ठीक है। विक्रम संवत के बारे में हम पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद। द मोस्ट प्रशस्ति, आप देख सकते हैं कि जो प्रशंसा करने वाले इंस्क्रिप्शन है उसको बोलते हैं प्रशस्ति। ऑल्सो मेंशंस द एंसेस्टर ऑफ द रूलर। अभी किसी भी आप प्रशस्ति को देखेंगे तो वो एंसेस्टर, जैसे कि रूलर है, एज्यूम दैट समुद्रगुप्त है, तो समुद्रगुप्त से पहले कौन था, ठीक है। दिस वन मेंशन समुद्रगुप्ता's ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, फादर एंड मदर। देख सकते हैं कि एक प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्त के ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर एंड फादर और मदर, इन सब का क्या है, उल्लेख करती है। हिज मदर कुमरा देवी, देख सकते हैं कि कुमरा देवी नाम की जो समुद्रगुप्त की माता है, ठीक है, बिलोंग टू द लिच्छविक गण, लिच्छविक गण से बिलोंग करती है। वाइल हिज फादर चंद्रगुप्त, अब चंद्रगुप्त उनके क्या है, पिता है, ठीक है, वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। आप देख सकते हैं कि जो गुप्ता डायनेस्टी की जो स्थापना कह सकते हैं कि वो किसके द्वारा है, चंद्रगुप्त। किसके पिता है, समुद्रगुप्त के पिता। ये कहाँ से जानकारी मिलती है, ये अपने को प्रशस्ति से जानकारी मिलती है, ठीक है। टू एडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, तो उन्होंने क्या किया था, जो चंद्रगुप्त है उन्होंने महाराजा धीराज की जो टाइटल है या फिर कह सकते हैं उपाधि, उनको महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। हिज grandfather and grandmother are mentioned simply as महाराजास, ठीक है। तो महाराजा के हिसाब से उन्होंने ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर ने महाराजास और इनके पिता ने महाराजा धीराज, और इसने जो समुद्रगुप्त है इसने आई थिंक विक्रमादित्य की उपाधियाँ धारण की, ठीक है। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड कोइंस, देख सकते हैं कि आप एक तो इंस्क्रिप्शन और कोइंस के जरिए इनके बारे में जानते थे। ही लेड एन एक्सपेडिशन टू वेस्टर्न इंडिया, एक्सपेडिशन मतलब अभियान, और वेस्टर्न इंडिया की ओर इन्होंने अभियान किए। वेयर ही ओवरकम द लास्ट ऑफ द शक, जो शक थे उनकी जो अंतिम स्थिति कह सकते हैं या फिर उनका सफाया करने वाले कौन थे, वो थे समुद्रगुप्त, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीफ हिज कोर्ट वाज फुल ऑफ लर्नड पीपल। आप देख सकते हैं कि आप उसके बाद धीरे धीरे, जैसे कि ये प्रशस्ति से जानकारी नहीं मिलती, लेकिन जो एक बिलीव कह सकते हैं कि उसके टाइम से बाद में जो बिलीव हुआ पैदा, उनके हिसाब से देखें तो उनके जो कोर्ट है या फिर उनकी कस्टडी, राजा की कस्टडी के अंदर काफ़ी जो लर्नड पीपल थे, मतलब काफ़ी ज्ञानी पीपल थे, ज्ञानी लोग उनके साम्राज्य के अंदर रहते थे। अब विक्रम संवत की बात करें, द एरा बिगिनिंग इन द 58 BCE, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एरा। देख सकते हैं कि जब जीरो, आप देख सकते हैं कि अब 2023 के अंदर रह रहे, आप जीरो के ऊपर जाएंगे तो उससे भी पहले 58 ईयर्स, उस टाइम में स्टार्टिंग होती है शक संवत या विक्रम संवत की। तो विक्रम संवत हमेशा एडवांस में चलेगा। आप अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कितना हुआ, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल होता है आई थिंक 578, ये चल रहा है आप 2081, ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। दिस ट्रेडिशनल एसोसिएटेड विथ गुप्त किंग, ये जो विक्रम संवत है वो गुप्ता किंग से
एसोसिएट है, चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। हु हैड फाउंडेड इट्स एज द मार्क ऑफ विक्ट्री ओवर द शक एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ द विक्रमादित्य। देखिए, जो चंद्रगुप्त सेकंड है, उसने शकों के ऊपर विजय प्राप्त की और उसने विक्रमादित्य का टाइटल गेन किया, और विक्रमादित्य के टाइटल गेन के साथ में उसने विक्रम संवत की भी शुरुआत की, जो 50 ईयर्स क्या है आगे है, किससे, इंग्लिश जो ईयर है, ठीक है, कैलेंडर के हिसाब से। अब आगे चलते हैं कि हर्षवर्धन, ठीक है, एंड हर्षरित। आप देख सकते हैं कि एक हर्षवर्धन नाम का एक काफ़ी चर्चित राजा है, और हर्षरिता एक उनके लेखक थे, बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी, उनके जो साम्राज्य के अंदर रहते थे उनके द्वारा लिखी गई ये हर्षरिता, उसके द्वारा हमें जानकारी मिलती है हर्षवर्धन के बारे में। वाइल वी कैन लर्न अबाउट द गुप्ता रूलर फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन एंड कोइंस, वी कैन फाइंड आउट सम किंग्स फ्रॉम बायोग्राफीज। देख सकते हैं कि आप गुप्त पीरियड के टाइम की जो हमें कोई बायोग्राफी नहीं मिलती, उनके बारे में जानकारी सिर्फ इंस्क्रिप्शन और कोइन से मिलती है। इसी के साथ हम अगर दूसरे किंग के बारे में जैसे कि हर्षवर्धन की बात करें, तो वो हमें किंग की बायोग्राफी से भी जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन हु रूल्ड नियरली 1400 ईयर एगो वाज वन सच रूलर। ठीक है, हर्षवर्धन 1400 साल पहले, आप देख सकते हैं कि 1400 साल पहले कब हुआ, आप माइनस करेंगे तो करीबन आएगा 800 या फिर 700 AD। ठीक है, उस टाइम का ये टाइम पीरियड आएगा, निकल गए। आप माइनस कीजिए ना, 2000 से माइनस करेंगे 700 साल का आएगा। ठीक है, 800 700। ओके, रोट हिज बायोग्राफी बाय, ठीक है, हिज कोर्ट पोइट। आप देख सकते हैं कि उनके कसेडी के एक लेखक बाण भट्ट रोट हिज बायोग्राफी द हर्षरिता इन संस्कृत के अंदर लिखी हुई है। दिस गेव अस द जीनियोलॉजी ऑफ हर्ष। हर्ष के बारे, वो वंशज कौन है, उनके बारे में जानकारी देती। एंड्स विद द बिकमिंग ऑफ द किंग। ठीक है, हुआंगजेंग नाम का एक चाइनीज कह सकते हैं पिलग्रिम था, ऑल्सो स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम एट हर्ष कोर्ट्स एंड लेफ्ट ए डिटेल अकाउंट ऑफ वॉट ही सॉ। ठीक है, हुआंगसांग आया था हर्ष के टाइम के अंदर, और उसने हर्ष के जो कोर्ट के अंदर काफ़ी टाइम बिताया, और उसके बारे में, जो हर्ष के बारे में उसने क्या है काफ़ी सारा जानकारी दी। ठीक है, हर्ष वाज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर। ठीक है, उसने लिखा कि हर्ष है, जो हर्षवर्धन है, वो सबसे बड़ा बेटा नहीं था, बट बिकम किंग्स ऑफ थानेसर। देखिए कि जो थानेसर, अब एक बार मैप में जाइए, थानेसर कहाँ पे, आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कि आप थानेसर कहाँ है। जस्ट ए सेकेंड, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ मैप ताकि आपको दिखना शुरू हो जाए। ओके, आई थिंक आप लोगों को दिख गया होगा कि थानेसर कहाँ है। थानेसर जस्ट क्या है, थानेसर जस्ट जिस गुप्ता एम्पायर था उसी का आसपास है। ये रहा थानेसर, देखिए। तो इसका राजा बना था, कौन बना था, हर्ष। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डेड। आप देख सकते हैं कि पहले ज़माने में क्या होता था, जो राजा का सबसे बड़ा बेटा है वो राजा बनता था, लेकिन जो हर्ष है वो सबसे बड़ा बेटा ना होके भी राजा बना। उसका रीज़न था कि उनके जो फादर और बड़े भाई की मौत होने के बाद वो राजा बना था। हिज ब्रदर इन लॉ, ठीक है, उनकी जो सालाजी, ठीक है, वाज द रूलर ऑफ कनौज। आप देख सकते हैं कि कनौज कहाँ है, कनौज जस्ट यहाँ पे, ठीक है, नज़दीकी होगा क्योंकि उनके रिश्ते हैं तो कम से कम नज़दीकी होंगे। ठीक है, थानेसर और कनौज, तो उनके राजा कनौज, इनके साला क्या है, कनौज के राजा था। एंड ही वाज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल, और वो कनौज के राजा बंगाल के रूलर द्वारा मारे जाते हैं। ठीक है, हर्ष टूक ओवर द किंगडम ऑफ कनौज। अब कनौज का जो कह सकते हैं कि हैंडल या फिर मैनेजमेंट वो हर्ष ने अपने हाथों में लिया। देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल। ये सब होने के बाद में हर्ष ने क्या किया, हर्ष ने थानेसर, अब
कन्नौज के राजा की मृत्यु किसके, बंगाल, ये रहा बंगाल यहाँ पे, ठीक है। बंगाल के राजा के द्वारा मौत होने के बाद में ये सब कन्नौज का साम्राज्य वगैरह हर्ष ने अपने हाथों में लिया और फिर इसके अगेंस्ट में आर्मी भेजी, ठीक है, या फिर एक अभियान किया बंगाल, ठीक है। ऑल्दो ही वाज सक्सेसफुल इन द ईस्ट, अब बंगाल में सक्सेसफुल रहा, एंड कॉन्क्वर्ड मगध एंड प्रोबेबली बंगाल ऑल्सो, ही वाज नॉट सक्सेस एल्सवेयर। देख सकते हैं कि ये हर्ष का टाइम क्या है, गुप्ता पीरियड के बाद है, ठीक है। गुप्त का जो गुप्त पीरियड का है, ठीक है, वो 400 AD तक ही था, ठीक है। उसके बाद में ये 600 AD में है। तो उसने क्या किया है कि जो पाटलिपुत्र या फिर मगध है उसको भी विन किया और बंगाल को भी प्रोबेबली उसने विन किया होगा, क्योंकि काफ़ी शक्तिशाली वो राजा था। लेकिन ये जीत हमेशा, हर्ष की जीत हर जगह की नहीं है, ठीक है। ही ट्राइड टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इनटू द दक्कन बट वाज स्टॉप्ड बाय द रूलर ऑफ द चालुक्य पुलकेशिन सेकंड। देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जाएंगे, कहाँ पे, आप नर्मदा को करेंगे क्रॉस, ये वाली नर्मदा है, ठीक है, ये वाली नर्मदा है, ठीक है। इसने क्या किया, इस ईस्ट में तो इसने यहाँ पे तो विजेता या फिर कह सकते हैं कि अपना अभियान है सक्सेसफुली कर दिया। लेकिन जब इसने दक्कन की साइड में या फिर साउथ साइड में इसने एंट्री की, तो यहाँ का जो चालुक्य राजा था, ठीक है, कह सकते हैं भ्रूष, या फिर उसने पुलकेशिन सेकेंड के द्वारा उसको हर्षवर्धन को रोक दिया गया, ठीक है। तो एक बार मैं आपको वापस साफ कर दूं, अगर आपको समझ में आया होगा। आई थिंक ये मैप के द्वारा आसानी से समझ में आ जाता होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट में पूछते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन, पुलकेशिन सेकेंड। अब देख सकते हैं कि पल्लव और चालुक्य एंड पुलकेशिन प्रशस्ति। आप देख सकते हैं कि पल्लव राज्य कहाँ था, चालुक्य कहाँ था, और पुलकेशिन जो चालुक्य वंश का क्या है, एक शासक है, उसकी प्रशस्ति के या फिर उसकी प्रशस्ति हमें क्या बतलाती, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा, मैं आशा यही करता हूँ। द पल्लव एंड चालुक्य वर द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी इन द साउथ इंडिया। देख सकते हैं कि जो हर्षवर्धन जो नॉर्थ इंडिया के अंदर है, थानेश्वर के अंदर है, ठीक है, गुप्ता है, वो क्या है, मगध या फिर पाटलिपुत्र के अंदर साम्राज्य को बनाए हुए। इसी प्रकार जब आप देखेंगे कि 7वीं या फिर 6ठी शताब्दी के दौरान, 7वीं शताब्दी के दौरान पल्लव और चालुक्य राजा है, वो साउथ इंडिया के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट या फिर जो मोस्ट ऑफ रूलिंग डायनेस्टी है वो बन गई थी, ठीक है। द किंगडम ऑफ द पल्लव स्प्रेड फ्रॉम रीजन अराउंड देयर कैपिटल। देख सकते हैं कि कांचीपुरम टू कावेरी डेल्टा। आप देख सकते हैं कि जो पल्लव का साम्राज्य, देख सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं, कांचीपुरम कहाँ है, ये देखिए, ये रहा कांचीपुरम और कावेरी डेल्टा। आप देख सकते हैं कि कावेरी ये नदी है, ठीक है, सॉरी, ये कावेरी नहीं है, जस्ट ए सेकेंड। देखिए ये कांचीपुरम है और ये वाली कावेरी है। देख सकते हैं ये है गोदावरी, आपको ज्योग्राफी आनी चाहिए, ठीक है। ये गोदावरी और ये है कृष्णा एंड ये वाली है थोड़ी, मैं कहता हूँ कि अगर स्पीड मेरी कम है तो आप देख सकते हैं, इसको वीडियो को थोड़ी स्पीड में देखिए। ये है कावेरी, ठीक है, ये वाली कावेरी। तो कांचीपुरम यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ तक इसका जो क्या है, पल्लव राज्य था, ठीक है। ये जो एरिया है ये पल्लव का है, ठीक है। इस एरिया, ये रहा पल्लव लिखा भी हुआ है, देख सकते हैं इस एरिया को। जस्ट ए सेकंड, थोड़ा सा मैं साफ कर दूं ताकि आपको पल्लव डायनेस्टी दिख जाए, चालुक्य भी दिख जाए और पल्लव भी दिख जाए। जस्ट ए सेकंड, पेन कलर चेंज कर दो। आपको मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छे से समझ में आए। ये जो पल्लव राज्य कांचीपुरम के अंदर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं पल्लव राज्य दिख रहे। अगर आपको चेरा दिखना है, पांड्या और चोला, इनके बारे में भी हम आगे डिस्कशन करेंगे, सातवाहन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सब क्या है, और ये जो अभी डिस्कशन किसका हो रहा है, अभी डिस्कशन हो रहा है पल्लव और चालुक्य का। तो आप देख सकते हैं कि
चालुक्य कहाँ पे, चालुक्य ऐहोल के पास में है, और पल्लव जो कांचीपुरम या फिर कंचीपुरम के पास में पल्लव है। नेक्स्ट मूव ऑन। कावेरी डेल्टा और कंचीपुरम के पास में किसका साम्राज्य था, आपको क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है, प्री के अंदर क्वेश्चंस आएगा या फिर मेंस के अंदर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कांचीपुरम और कावेरी डेल्टा। वाइल दैट द चालुक्य वाज द सेंटर्ड अराउंड द रायचूर दोआब बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, एल क्षेत्र है, ये तुंगभद्रा और किसका, कृष्णा, देख सकते हैं कि मैंने ये मार्क किया था यहाँ पे कृष्णा नदी का, ये वाली कृष्णा और ये वाली गोदावरी, ठीक है, और ये वाली तुंगभद्रा, इन दोनों के बीच में क्या है, ये साम्राज्य एल है, चालुक्य का साम्राज्य, ठीक है, उसको बोलते हैं रायचूर दोआब। तो रायचूर दोआब किन किन नदियों के बीच में है, तो ये कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में, उनके बीच में किस डायनेस्टी का शासन था, वही चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है। ऐहोल, एल जो कैपिटल सिटी ऑफ द चालुक्य वाज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, इट डेवलप्ड एज द रिलीजियस सेंटर विद द नंबर ऑफ टेम्पल। ऐहोल के पहले क्या है, ट्रेडिंग सेंटर था, धीरे धीरे ट्रेडिंग सेंटर होने का रीज़न क्या है कि ये तट पे स्थित है, और बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्पल का निर्माण होता गया, चालुक्य राजाओं ने बहुत सारे मंदिर वगैरह बनाए, तो ये रिलीजियस सेंटर भी बनता गया। द बेस्ट नॉन चालुक्य रूलर वाज पुलकेशिन सेकंड। देख सकते हैं कि जो पुलकेशिन सेकंड है वो चालुक्य रूलर है, सबसे फेमस है, बेस्ट नॉन है, ठीक है। फेमस वही होता है जो शक्तिशाली है, ठीक है। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम द प्रशस्ति कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोइट रवि कीर्ति। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो रवि कीर्ति है, रवि कीर्ति ये किन या फिर किस राजा का एक कह सकते हैं कोर्ट पोइट है, या फिर कसेड़ी कवि है, या फिर कसेड़ी लेखक, या कुछ भी आप राजा का राज्य के अंदर रहने वाला लेखक है रवि कीर्ति। तो ये पुलकेशिन सेकंड के टाइम में, चालुक्य वंश के शासक के टाइम में, ये पुलकेशिन सेकंड के दरबार में रहता था। नेक्स्ट मूव, अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति। अब रवि कीर्ति क्या लिख रहा है, ही लेड एक्सपेडिशन अलोंग बोथ द वेस्ट एंड द ईस्ट। आप देख सकते हैं कि रवि कीर्ति बोल रहा है कि जो चालुक्य का राजा कौन है, चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड, ये ईस्ट की ओर और वेस्ट की ओर, देख सकते हैं कि आप इस प्रकार से, यहाँ कृष्णा रिवर थी, यहाँ पे तुंगभद्रा, के लिख दो यहाँ पे टी, ठीक है, यहाँ पे ऐहोल था, यहाँ पे साम्राज्य था उसका, ठीक है। अगर वो ईस्ट की ओर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों नदियों को पार करना पड़ेगा, वेस्ट की करेंगे तो तुंगभद्रा को इसको पार करना पड़ेगा। बिसाइड ही चेक्ड द एडवांस ऑफ द हर्ष, ठीक है, उसने क्या किया, हर्ष जो ऊपर वाले एरिया में रहता था, किससे, कृष्णा से ऊपर, नर्मदा से भी ऊपर, थानेसर में, ठीक है, थानेसर का एरिया के अंदर वो रहता था। उसने क्या कि जो एडवांस मतलब जो हर्ष का आगमन था उस टाइम में उसने पाया, देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम। हर्ष मीन्स हैप्पीनेस, ठीक है। द पोइट सेज दैट आफ्टर दिस डिफीट हर्ष वाज नो लॉन्गर हर्ष, ठीक है। पुलकेशिन ऑल्सो अटैक्ड द पल्लव किंग। देख सकते हैं कि आप हर्ष को क्या है यहाँ पे मार खानी पड़ी, या फिर कह सकते हैं मात खानी पड़ी पुलकेशिन से। तो अब क्या है कि हर्ष से हैप्पीनेस का मीनिंग निकालते थे, लेकिन ये हैप्पीनेस काफ़ी टाइम तक नहीं मिली, क्योंकि हर्ष को चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड से हार खानी पड़ी, और उसको दक्कन का कह सकते हैं कि एक साम्राज्य या फिर उस विस्तार दक्कन के साइड में नहीं हो पाया, ठीक है। और उसने पुलकेशिन ने क्या है, पल्लव राजा, आप देख सकते हैं कि पल्लव राजा कहाँ पे, कंचीपुरम और कावेरी डेल्टा के मध्य यहाँ पे है पल्लव, ठीक है। इसने पल्लव राजा के या फिर पल्लव साम्राज्य की ओर भी इसने क्या अटैक किया, हु टेक शेल्टर बियॉन्ड द वॉल्स ऑफ द कंचीपुरम, ठीक है। बट चालुक्य विक्ट्री was short lived. Ultimately both the Pallav and the Chalukya gave way to new ruler belonging to Rashtrakuta and Sola dynasty, about which you will study in next chapter. आप देख सकते हैं कि चालुक्य और राष्ट्रकूट,
चालुक्य और पल्लव का जो साम्राज्य है ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाया, उसने लीड किया राष्ट्रकूट और चोल डायनेस्टी को, जो कि धीरे धीरे आप नेक्स्ट क्लास या फिर 7th क्लास में आप पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड कोई परेशानी है, कोई कह सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है। हाउ वर दिस किंगडम एडमिनिस्टर्ड, ठीक है। अब ये जो किंगडम है वो किस प्रकार से एडमिनिस्टर्ड हुए, ठीक है। एज इन द केस ऑफ अर्लियर किंग, लैंड रेवेन्यू रिमेंड इम्पोर्टेंट फॉर दिस। लैंड रेवेन्यू इम्पोर्टेंट क्यों है? उससे ही इनकम होती है, ठीक है। आर्मी वगैरह उनको भी सलाने या फिर विलेज रिमेंड द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप देख सकते हैं कि लैंड रेवेन्यू है, इस पुराने टाइम में क्या जीएसटी था, और जो विलेज है एक बेसिक यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन की, जो अब भी बनी हुई है, ठीक है। किंग्स एडोप्टेड ए नंबर ऑफ स्टेप टू विन द सपोर्ट ऑफ मेंस हु वर पावरफुल इधर इकोनॉमिकली और सोशली और बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकली एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। आप देख सकते हैं कि जो राजा है उसने उन लोगों को अपने सपोर्ट के अंदर किया जो कहीं न कहीं पावरफुल थे, इकोनॉमिकली हो, सोशली हो, या फिर पॉलिटिकली हो, या फिर मिलिट्री स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा हो। फॉर इंस्टांस सम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडेटरी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो पोस्ट हैं वो हेरिडेटरी, जैसे कि मेरा भाई अगर पावरफुल है तो मैंने उसको दे दी, और उनका बेटा फिर उनका बेटा, ठीक है। इस प्रकार से हेरिडेटरी हो गई। हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है? हेरिडेटरी का मतलब होता है आपने जैसे कि ये पोस्ट है किसी के पास में, तो दूसरी इसके जो इनके मरने या फिर इनके हटने के बाद में पोस्ट आएगी उनके बेटे के पास में, फिर इनके बेटे के पास में। हेरिडिटी मतलब एक ही फैमिली के अंदर पोस्ट रह रही है, ठीक है। ये होता है हेरिडिटी का मीनिंग। दिस मीन्स दैट सन सक्सीडेड फादर टू दिस पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल द हरिसेन। आप देख सकते हैं कि हरिसेन किसके टाइम में था? किसके टाइम में था हरिसेन? हरिसेन समुद्रगुप्त के टाइम में था, और उसने राजा के बारे में भी एक्सप्लेन किया था। तो हरिसेन की पोस्ट के बारे में हम जानकारी देखते हैं कि देखिए जो हरिसेन है, हरिसेन वाज द महादंड नायक। महादंड नायक था हरिसेन, और चीफ जुडिशियल ऑफिसर। चीफ जुडिशियल ऑफिसर था लाइक हिज फादर, ठीक है। उनके जो फादर थे उसी के हिसाब से उनको हरिसेन को पोस्ट मिली थी, ठीक है। उसको बोलते हैं हेरिडेटरी, ठीक है। समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेस। अब की बार बहुत सारे जो मिनिस्टर होते हैं वो दो दो कभी कभार मंत्रालय पे, जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत सारे जो राज्यों के मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री पद तो संभालते ही, साथ में वित्त विभाग को भी संभालते हैं। तो उसी प्रकार जो बड़े बड़े लोग थे वो मैनी ऑफिसेस संभालते थे। फॉर इंस्टांस बिसाइड बीइंग ए महादंड नायका हरिसेन वाज द कुमार अमात्य। अब कुमार अमात्य क्या होता था? इम्पोर्टेंट मिनिस्टर एंड ए सिंधी विग्रहिका मीनिंग द मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। आप देख सकते हैं कि जो हरिसेन कितने पद संभालता था? एक तो महादंड नायका तो था, कुमारात में था, और सिंधी विग्रहिका उसका मतलब होता है वॉर और पीस को जो मैनेज करने वाला, ठीक है, उसको सिंधी विग्रहिका बोलते थे। इस प्रकार से उनके तीन ऑफिस थे हरिसेन के, ठीक है। नेक्स्ट दिस इंक्लूडेड क्या है? नगर श्रेष्ठी। आप देख सकते हैं कि जो नगर श्रेष्ठी है उनको भी इंक्लूड किया है, शिप बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी एंड शार्तवाह और लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवास, ठीक है। द प्रथमा कुलिका शिप क्राफ्टमैन। प्रथम कुलिका कौन होता था? शिप क्राफ्टमैन होता था। एंड द हेड ऑफ द कह सकते हैं कायस्थास एंड स्क्राइब्स। These policies were reasonably effective, but sooner or later some of these powerful men grew strong enough to set independent kingdom. अब देख सकते हैं कि कोई मैन है, आप देखेंगे कि कोई अगर पावरफुल मैन है, वो पहले जैसे कि एक एग्जांपल मान सकते हैं कि कोई छात्र संघ चुनाव जीतता है, धीरे धीरे वो एमएलए बनता है, फिर एमपी बनता है, कुछ सालों बाद वो बनता है मिनिस्टर। तो इसी प्रकार ये जो पावरफुल लोग थे इन्होंने इंडिपेंडेंट किंगडम तक बनाने शुरू कर दिए थे। उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट ए न्यू काइंड ऑफ आर्मी। आप देखेंगे कि एक आर्मी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। न्यू काइंड ऑफ आर्मी। किंग्स मेंटेन्ड ए वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी विथ एलिफेंट्स, चैरियट,
कैवलरी एंड फुट सोल्जर। आप देख सकते हैं कि आर्मी के अंदर क्या क्या होता था, एलिफेंट होते थे, हाथी, और चैरियट मतलब घोड़ों रथों सहित कैवलरी घोड़ों। ये जो चैरियट है इसका रथ होता है, जो कैवलरी होती है घुड़सवार, और फुट सोल्जर मतलब जो पैरों पे या फिर कह सकते हैं कि फुट सोल्जर जो अपने होते हैं, ठीक है, उनके पास कुछ नहीं होता घोड़े वगैरह। बिसाइड देयर वर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइडेड द किंग विथ ट्रूप्स वेन एवर ही नीडेड दैम। दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज, इंस्टेड सम ऑफ देम वर ग्रांटेड ऑफ लैंड। जस्ट ए सेकेंड, 1 मिनट रुक। Move on. They collected revenue from the land and used these to maintain soldier and horses. आप देख सकते हैं कि जो लोग किसी भी पद को देखेंगे तो उनकी रेगुलर सैलरी नहीं दी जाती थी, उनको लैंड का टुकड़ा दिया जाता था, ग्रांट ऑफ लैंड, और लैंड से वो क्या करते थे, रेवेन्यू कमाते थे और अपनी मेंटेन क्या करते थे, सोल्जर और हॉर्सेस को मेंटेन करते थे। एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर वेयरफेयर, उनको जो हथियार के लिए जैसे कि युद्ध के लिए हथियार चाहिए थे वो भी उन्हीं से ही मिलता था, रेवेन्यू से। दीज मैन वर नोन एज सामंत। आप देख सकते हैं कि सामंत हमेशा गड़बड़ी करते रहते हर जगह, तो ये जो मैन है वो सामंत जाने जाते थे। वैन एवर द रूलर वॉज वीक सामंत ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट। आप देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम में मॉडर्न इंडिया में देखेंगे या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे कि सामंत हमेशा इंडिपेंडेंट बनने की ट्राई करते हैं, काफ़ी लोग बन भी गए थे। नेक्स्ट मूव ऑन, असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम। आप देख सकते हैं कि साउथ इंडिया के जो किंगडम थे उनके अंदर असेंबलीज या फिर मीटिंग या कैसे होती थी उनके बारे में। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लव, आप देख सकते हैं कि पल्लव किस एरिया के अंदर था, साउथ इंडिया की डायनेस्टी कह सकते हैं। वहाँ पे मेंशन्ड ए नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज, लोकल असेंबली इसके अंदर सभा थी। विच वाज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओवर, जो ब्राह्मण लोग थे, लैंड ओनर थे, उनकी जो सभा थी या फिर असेंबली, उनको सभा कहते थे। दिस असेंबली फंक्शंस थ्रू सब कमिटीज विच लोग आफ्टर इरिगेशन से रिलेटेड मामलों को देखती थी, एग्रीकल्चर ऑपरेशन को देखती थी, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल्स एक्सेट्रा वगैरह इन सभा के हाथ में था, ठीक है, कमेटी के द्वारा ये संचालित होती थी। दूसरी नंबर पे आती उर, सभा उर वाज ए विलेज असेंबली। अब पल्लव राज्य के अंदर या फिर पल्लव डायनेस्टी के अंदर उर नाम की एक असेंबली थी, वो विलेज असेंबली कह सकते हैं। फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर वर नॉट ब्राह्मण। अब जो लैंड ओनर ब्राह्मण नहीं थे उन एरिया में उर नाम की एक असेंबली होती थी, वो भी विलेज लेवल पे। एंड नगरम, नगरम करके एक असेंबली या फिर कैन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट का ऑर्गेनाइजेशन होता था। इट इज लाइकली दैट दीज असेंबलीज वर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट। आप देख सकते हैं कि नगरम नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन होता था जो मर्चेंट या फिर पावरफुल लैंड ओनर और मर्चेंट थे उनके द्वारा ये कंट्रोल होता था। मैनी ऑफ दीज लोकल असेंबलीज कंटिन्यूड टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज। देख सकते हैं कि जो लोकल असेंबलीज है, आप देखेंगे कि जो विलेज है, विलेज गुप्ता पीरियड से चलता चलता इस टाइम में भी क्या है, एक बेसिक यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन की बनी होती है। इसी प्रकार जो सभा उर है या फिर नगरम है, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये अपने प्रचलन में रही, ठीक है।
नेक्स्ट मूव ऑन, ऑर्डिनरी पीपल इन किंगडम। आप देख सकते हैं कि ये सब राजा के बारे में बात हो रही है, लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल है, जो नॉर्मल अपने जैसे पीपल है, उनके बारे में क्या था क्या नहीं था। वी कैन कैच एन ओकेशनल ग्लिम्प्स ऑफ द लिव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेस एंड अदर अकाउंट। आप देख सकते हैं कि जो ओकेशनल कभी बार जैसे कि कोई होली सेलिब्रेशन है या फिर कुछ राजा की प्रोसेसन पार्टी है, इस प्रकार से देखेंगे तो जो ऑर्डिनरी पीपल उनके अंदर शामिल होते थे, काफ़ी नाटक वगैरह करते थे, उन्हीं के द्वारा हम ऑर्डिनरी पीपल को पकड़ पाते हैं। बाकी इनके जो ऑर्डिनरी पीपल के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री और किसी राज्य के पीपल के बारे में आप जानकारी देखेंगे तो प्रधानमंत्री के बारे में बहुत सारे कॉलम लिखे हुए हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर राज्य के बारे में या फिर उनकी जनसंख्या के बारे में इतना कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार पहले राजाओं में भी होता था, राजाओं के बारे में वाहवाही होती थी, लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल है उनके बारे में कुछ लिखा नहीं जाता था। कालिदास नाम का एक जो पोइट है, कह सकते हैं, इज नोन फॉर हिज प्लेस डिपिक्टिंग लाइफ ऑफ किंग्स कोर्ट। अब वो फेमस है उनकी नाटक के लिए, और वो नाटक जो कोर्ट के अंदर जो भी एक्टिविटी होती थी उनके बारे में होती थी। एंड इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दिस प्लेस इज दैट द किंग एंड मोस्ट ब्राह्मण्स आर शोन एज स्पीकिंग संस्कृत। जो इंटरेस्टिंग फीचर है उसके अंदर हमें पता चलता है जो किंग और जो ब्राह्मण है, मोस्ट ऑफ ब्राह्मण वो संस्कृत बोलते थे, वाइन वुमेन एंड मैन अदर देन द किंग एंड ब्राह्मण्स यूज्ड प्राकृत। आप देख सकते हैं जो एलीट क्लास थी पहले जो जमाने के अंदर, उनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी, लेकिन जो नॉर्मल कॉमन मैन था उनकी जो भाषा क्या है वो प्राकृतिक है। हिज मोस्ट फेमस प्ले अभिज्ञान शकुंतला। आप देख सकते हैं, जस्ट सेकंड मैंने मिटा दिया, ओके। अभिज्ञान शकुंतलम नाम की एक जो सबसे फेमस है वो कालिदास के द्वारा लिखी हुई नाटक है या फिर प्ले। इज द स्टोरी ऑफ द लव बिटवीन द किंग नेम्ड दुष्यंत एंड द यंग वीमन नेम्ड शकुंतला। अब शकुंतला और दुष्यंत के मध्य एक प्रेम कहानी से के ऊपर अभिज्ञान शकुंतला प्ले लिखा गया है। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। काफ़ी फेमस है, ठीक है। वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लाइट ऑफ पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले। आप देख सकते हैं इस प्ले के अंदर हम जो पुअर मैन है, ठीक है, उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। और उसके बारे में क्या जानकारी मिलती है? आप ए फिशरमैन फाइंड्स ए रिंग। आप देख सकते हैं कि एक फिशरमैन है, उसको मछुआरे को एक रिंग मिलती, वो कहाँ? समुद्र के अंदर, क्योंकि उनकी कार्यस्थली वही है, ठीक है। तो उसके बाद उसके साथ क्या होता है वो लिखा हुआ इस प्ले के अंदर मिलता है। ए फिशरमैन फाउंड ए प्रीशियस रिंग, ठीक है, एक मूल्यवान उसको रिंग मिली, विच द किंग हैड गिवन टू शकुंतला। अब जो दुष्यंत है, शकुंतला को, दुष्यंत नाम का राजा है, उसने शकुंतला को जो रिंग भेंट की थी वो बाई चांस समुद्र के अंदर गिर गई और किसी फिशरमैन मछुआरे को मिल गई, बट ठीक है, बट विच हैड बीन एक्सीडेंटली स्लॉव्ड बाई फिश, ठीक है। When he went to the places with it, the gateman accused him for theft. अब जब वो मछुआरा उस रिंग को वापस राजा के पास लौटाने गया तो जो गेटमैन थे राजा के, उन्हें उसको शोर घोषित कर दिया कि ये जो चोरी की है इसने प्रीशियस रिंग की राजा के, ठीक है। एंड शिप पुलिस ऑफिसर वाज रेदर रूड और, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो शिप पुलिस ऑफिसर है उसने उसके साथ काफ़ी जो नहीं करना चाहिए था, उनकी जो समझदारी उनको समझनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, ठीक है। द किंग हाउएवर द किंग वाज हैप्पी व्हेन ही सा द रिंग। अब देखिए कि जो जब किंग को ये अंगूठी मिलती है, किंग को पता है कि मछली ने निगल ली है, उनको पता है कि ये रिंग चोरी नहीं हुई है। जब उनको राजा को ये रिंग मिली तो उसने पाया कि यस, जो फिशरमैन है वो शोर नहीं, उनको रिवार्ड भेजा गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि उनको रिवार्ड भेजा गया, ठीक है। देन द पुलिस ऑफिसर एंड द गेटमैन डिसाइडेड टू टेक द शेयर ऑफ द रिवार्ड एंड वेंट अलोंग विद द फिशरमैन टू हैव ए ड्रिंक। देख सकते हैं कि आप फिशरमैन को जब रिवार्ड मिलता है तो पुलिस ऑफिसर और गेटमैन को वो भी नहीं रखने दिया होता है, वो भी चाहते थे कि उनके के अंदर भी मुझे शेयर मिले, ठीक है, पुलिस और कह सकते हैं उसको गेटमैन को। तो क्या हालत थी ऑर्डिनरी पीपल की, आप देख सकते हैं इस एक छोटे से प्ले के माध्यम से। नेक्स्ट मूव ऑन,
Chinese pilgrims Fayan noticed the plight of those who were treated as untouchables. अब फायान आया था किसके टाइम के अंदर, वो थोड़ा लेट आया था, हो सकता है कि पल्लव राज्य के अंदर आया हुआ, ठीक है। नोटिस द प्लाइट, अब प्लाइट नोटिस क्या है, अनटचेबल का, ये तो एक फीचर में इनकी बात हुई है, वो कालिदास के जो प्ले के हम पता चलता है, लेकिन फायान ने नोटिस किया अनटचेबल्स की जो उनका दुख क्या था, ठीक है, हाई एंड माइटी, दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द आउट स्ट्रीट ऑफ द सिटी, अब उनको सिटी के बाहर रहना पड़ता था, ठीक है। ही राइट्स, if such a man enters to a town or a marketplace, he strikes a piece of food in order to keep himself separate, ठीक है। people hearing this sound knows that it means and avoid touching him, आप देख सकते हैं कि ब्रशिंग अगेंस्ट हिम, आप देख सकते हैं कि जब कोई अनटचेबल किसी सिटी या फिर मार्केट के अंदर एंट्री करता था तो उनके पास एक स्ट्राइक होनी थी, ठीक है, ये स्ट्राइक ए पीस ऑफ वुड, ठीक है, उनको एक लकड़ी का टुकड़ा वो बजाते हुए चलना पड़ता था, ठीक है, ताकि वो अपने से क्या है दूसरों से अपने को अलग रख सकते। और बाकी जो लोग हैं, जैसे कि आप एक हटके कुछ पहनावे वगैरह पहन के जाएंगे मार्केट के अंदर तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ ये कुछ अलग है, उसी प्रकार उसको भी अलग रहना पड़ता था ताकि लोग समझ जाए कि यस इट इज़ द अनटचेबल और उसको टच नहीं करना है, ठीक है। ये बोलता है फायान, फायान मतलब चाइनीज पिलग्रिम है, वो झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो ये हालत थी उनकी अनटचेबल की। एंड Barnabas provides us with a vivid picture of the king's army on the move, देख सकते हैं द किंग्स आर्मी, अब बाणभट्ट के द्वारा किंग की आर्मी, जो आर्मी का जो मूवमेंट है उसके ऊपर एक बाणभट्ट ने पिक्चर दिखाई है, या फिर कह सकते हैं कुछ आर्टिकल लिखा है, द किंग ट्रैवल्ड विद ए इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। जो किंग जो राजा है एक स्थान से दूसरे स्थान जाए, वो कह सकते हैं अटैक के लिए जाए हो या फिर अभियान के लिए जा रहे हो, तो वो काफ़ी सारे इक्विपमेंट या फिर औजार के साथ में जाते थे। अपार्ट फ्रॉम वेपन्स के अलावा देयर वर थिंग्स ऑफ डेली यूज सच एज पोर्ट्स, पैन्स, फर्नीचर, गोल्डन फुटल्स, ठीक है, फूड्स इंक्लूडिंग एनिमल्स सच एज गॉट, डियर, रैबिट, वेजिटेबल, स्पाइसेस कैरिड ऑन द कार्ट एंड लोडेड ऑन द पैक एनिमल्स सच एज कैमल एंड एलिफेंट। आप देख सकते हैं ये सब राजा के साथ में चलता था, इतना सब कुछ आप देख सकते हैं। दिस ह्यूज आर्मी वाज accompanied बाय द म्यूजिशियन बीटिंग ड्रम्स एंड अदर प्लेइंग हॉर्न्स एंड ट्रम्पेट। आप जब राजा चलते थे तो उनकी जो आर्मी है वो हॉर्न्स के साथ में चलती थी, म्यूजिक बीटिंग हो रही है, हॉर्न वगैरह बन रहे, ट्रम्प्स वगैरह बन रहे, ठीक है। विलेजर्स हैड टू प्रोवाइड हॉस्पिटलिटी अलोंग द वे। आप जब जैसे कि किसी दिल्ली से चला कोई राजा का काफिला और गुरुग्राम में रुका, और गुरुग्राम में रुकते ये एक विलेज है, तो विलेज के लोगों को उनको हॉस्पिटलिटी या फिर उनको आवास देना पड़ता था, उनको या फिर स्वीकार करना पड़ता था, यस आप यहाँ पे जितना टाइम रुकना है उतने टाइम रुक सकते हैं, ठीक है। दे कैम विथ गिफ्ट, आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो गिफ्ट लेके आते थे ऑफ कर्ड्स, गुड़ और फ्लावर, ठीक है, और सेना को प्रोवाइड करते थे फॉर्डर ऑफ एनिमल्स। दे ऑल्सो ट्राई टू मीट द किंग, ठीक है, एंड प्लेस वेयर कंप्लेंट्स एंड पिटिशंस बिफोर हिम। आप देख सकते हैं कि जो राजा से मिलने की तैयारी करते थे या फिर मिलने की कोशिश करते थे, उनकी शिकायत को राजा के सामने रखने की भी ट्राई करते थे। द आर्मी लेफ्ट ए ट्रायल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड, ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो आर्मी है डिस्ट्रक्शन ही छोड़ती थी और तो कुछ नहीं, आर्मी बनाई भी इसीलिए है, ठीक है। एलिफेंट ऑफन ट्रैम्पल, क्या लिखा है, ट्रैम्पल डाउन द हार्ट्स ऑफ विलेजर्स एंड ऑक्शन योक्ड द कन्वर्स ऑफ मर्चेंट ड्रैन अवे स्केट बाय। आप देख सकते हैं कि जो आर्मी है जब भी विलेज वगैरह से गुजरती थी तो उनके साथ काफ़ी नुकसान होता था, काफ़ी डिस्ट्रक्शन होते थे, और जो हाथी है या फिर कह सकते हैं एलिफेंट है वो भी जो घरों की झोपड़ियाँ वगैरह तोड़ देते थे। इस प्रकार से कुछ उसने बताया। बाणभट्ट सेज द होल वर्ड्स वाज स्वॉल्ड अप इन द डस्ट। जब राजा की सेनाएं चलती थी जो डस्ट धूल वगैरह उड़ती रहती थी। ये अपना चैप्टर हुआ कंप्लीट, ठीक है। कीवर्ड आप देख सकते हैं कि ये सब हमने कीवर्ड
पढ़ने की ट्राई की इसके अंदर। ये जो इम्पोर्टेंट डेट है, बिगनिंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, आप देख सकते हैं कि 1700 साल पहला। 1700 साल पहले का मतलब होता है 300 AD, ठीक है। और द रूल ऑफ हर्षवर्धन, 1400 साल पहला हर्षवर्धन का टाइम होता है 600 AD, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, कुछ नहीं है। तो ये हुआ चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।